छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा कोविड-19 के कारण से इस वर्ष असाइनमेंट दिए जा रहे हैं। इसी असाइनमेंट के परिप्रेक्ष्य में सितंबर माह का प्रथम असाइनमेंट दिया गया है। इस असाइनमेंट के संबंध में हमारे द्वारा कुछ संक्षिप्त जानकारियाँ और असाइनमेंट में दिए गए प्रश्नों के उत्तर दिए जा रहे हैं। यह उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों के पास पुस्तकें नहीं हैं या किसी और तरह की परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ता है। तो चलो बच्चों, हम लोग चालू करते हैं इस वर्ष का प्रथम असाइनमेंट। इस YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी का स्वागत है। सत्र 2020-21 माह सितंबर, असाइनमेंट प्रथम, कक्षा 12वीं, विषय इतिहास। असाइनमेंट प्रथम की संक्षिप्त जानकारी तथा दिए गए प्रश्नों के उत्तर। सबसे पहले हमें यह जानना होगा बच्चों कि हमें अपना असाइनमेंट अच्छी तरह से लिखने के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होगी। इन आवश्यक सामग्रियों के अंतर्गत हमें एक पेन चाहिए होगा जो नीले और काले पेन का होगा, जिसे हम लिखने के लिए प्रयोग करेंगे। और हम अपने असाइनमेंट को और भी आकर्षक बनाने के लिए अंडरलाइन और हेडिंग भी दिया करते हैं या शीर्षक भी दिया करते हैं, जिसके लिए हम किसी अन्य रंग के पेन का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी आवश्यक सामग्री हमारे लिए होगी पेज होगी। इस पेज के अंतर्गत हम असाइनमेंट पेज का उपयोग भी कर सकते हैं या एक सामान्य A4 साइज़ का पेज का भी उपयोग कर सकते हैं। अगले चरण में हम ये देखते हैं कि असाइनमेंट के अंतर्गत जो हमारा प्रथम पृष्ठ होगा, उस प्रथम पृष्ठ में छात्र की विस्तृत जानकारी होगी, जिसके अंतर्गत हमारे द्वारा इस आपको दिख रहा होगा कि प्रथम पृष्ठ का एक PDF बनाया गया है, जिसमें उस बच्चे की असाइनमेंट बनाने वाले बच्चे की संक्षिप्त और विस्तृत जानकारियां हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमारे द्वारा दिए गए इस PDF में आपको दिख रहा होगा कि छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर, शैक्षिक सत्र 2020-21 माह सितंबर, असाइनमेंट क्रमांक प्रथम, पूर्णांक 20, कक्षा 12वीं, विषय इतिहास। साला का नाम लिखेंगे बच्चे आप लोग। उसके बाद नाम, पिता का नाम, माता का नाम, कक्षा, वर्ग, रोल नंबर, जमा करने का दिनांक, विषय शिक्षक का नाम, प्राप्त अंकों में शब्दों में विद्यार्थी के हस्ताक्षर और शिक्षक के हस्ताक्षर, नाम और पद। इसके अगले चरण में हम देखते हैं कि प्रयोग होने वाले पेन। लिखने के लिए प्रयुक्त होने वाला पेन जो होगा वह नीला और काले रंग का बॉल पेन होगा। इसके लिए आप किसी भी नीले और काले रंग के स्याही के पेन का उपयोग कर सकते हैं। दूसरी बात, शीर्षक और अंडरलाइन के लिए प्रयुक्त पेन, किसी भी रंग के पेन का प्रयोग किया जा सकता है। असाइनमेंट के पेज के प्रकार दिए हुए हैं। इन तीनों पेजों में से किसी भी प्रकार के पेज का प्रयोग असाइनमेंट लिखने के लिए छात्र छात्राओं के द्वारा किया जा सकता है। यदि इस प्रकार के असाइनमेंट के पेज उपलब्ध न हो पाए तो भी कोई बात नहीं है प्यारे बच्चों, आप अपने कॉलेज कॉपी के पेजों में भी असाइनमेंट लिख सकते हैं। अगले चरण में हम यह जानना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर के द्वारा असाइनमेंट में पूछे गए प्रश्नों के क्या क्या दिए गए हैं। यह प्रश्न का एक प्रारूप दिया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर, शैक्षिक सत्र 2020-21 माह सितंबर, असाइनमेंट प्रथम, कक्षा 12वीं, विषय इतिहास। इस प्रश्न पत्र को माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर के द्वारा प्रेषित किया गया है। इस प्रश्न पत्र के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के पश्चात
हमारा सबसे प्रमुख कार्य प्रारंभ होता है और वह है हमारे प्रश्नों के उत्तर लिखना। असाइनमेंट का सबसे पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज में योगदान देने वाले 3 प्रमुख पुरातत्ववेत्ताओं के संबंध में संक्षिप्त जानकारियाँ दीजिए। अब इस प्रश्न का उत्तर यह है, हड़प्पा सभ्यता की खोज में योगदान देने वाले 3 प्रमुख पुरातत्ववेत्ताओं की जानकारी निम्नानुसार है। इसी चरण में पहले पुरातत्ववेत्ता श्री दयाराम साहनी जी थे। दयाराम साहनी जी की संक्षिप्त जानकारी यह है, दयाराम साहनी जी का जन्म 1869 में और मृत्यु 1939 में हुई थी। भारतीय पुरातत्ववेत्ता थे जिन्होंने वर्ष 1921-22 में हड़प्पा में खुदाई का नेतृत्व किया, जो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थान है। इस नवीनतम स्थान के प्रकाश में आने के उपरांत यह मान लिया गया कि संभवतः यह सभ्यता सिंधु नदी की घाटी तक ही सीमित है। अतः इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता या सैंधव सभ्यता रखा गया। जॉन मार्शल के सहायक के रूप में वर्ष 1931 में साहनी प्रथम भारतीय बने और जिन्हें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का महानिदेशक नियुक्त किया गया। इसी चरण में दूसरे पुरातत्ववेत्ता रखालदास बनर्जी थे। इनके संबंध में संक्षिप्त जानकारी, मोहनजोदड़ो की खोज प्रसिद्ध इतिहासकार रखालदास बनर्जी ने 1922 में की थी। रखालदास बनर्जी का जन्म मुर्शिदाबाद में 12 अप्रैल 1885 को हुआ था। दरअसल उनका नाम रखालदास बंदोपाध्याय है। आप भारतीय पुरातत्वविदों में उस समूह में से हैं जिसमें से अधिकांश ने 20वीं सदी के प्रथम चरण में तात्कालिक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक जॉन मार्शल के सहयोगी के रूप में पुरातात्विक उत्खनन, शोध तथा स्मारकों के संरक्षण में यथेष्ट ख्याति अर्जित की। अगले चरण में तीसरे प्रमुख पुरातत्ववेत्ता श्री रंगनाथ राव जी थे। रंगनाथ राव जी का पूरा नाम शिकारीपुरा रंगनाथ राव है। रंगनाथ राव एक भारतीय प्रमुख पुरातत्वविद थे। 1 जुलाई 1922 में रंगनाथ राव जी का जन्म हुआ। लोथल की खोज उनके सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है। लोथल के प्रयोग के कारण रंगनाथ राव काफ़ी प्रसिद्ध हुए। 3 जनवरी 2013 में रंगनाथ राव जी का निधन हुआ, लेकिन लोथल की खोज के कारण रंगनाथ राव जी लोगों के बीच हमेशा याद किए जाएंगे। प्यारे बच्चों, आप लोगों को इसमें 3 फोटो दिख रहे होंगे। प्रथम फोटो दयाराम साहनी जी का है, दूसरा फोटो रखालदास बनर्जी जी का है और तीसरा हमारे प्रमुख पुरातत्ववेत्ता श्री रंगनाथ राव जी का है। इस फोटो या पिक्चर को लगाने का प्रमुख उद्देश्य हमारा यह रहा कि आप कम से कम इन भारतीय पुरातत्ववेत्ताओं को पहचान सकें। मंडल के द्वारा दिए गए दूसरा प्रमुख प्रश्न था, महाभारत की भाषा और विषय वस्तु के संबंध में संक्षिप्त जानकारियाँ दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर, महाभारत संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। महाभारत हिंदू धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथों में शामिल है। माना जाता है कि महाभारत लगभग 2500 से 3000 साल पहले लिखी गई थी। महाभारत को 5वां वेद भी कहा जाता है। विश्व का सबसे लंबा साहित्यिक ग्रंथ और महाकाव्य, हिंदू धर्म के मुख्यतम ग्रंथों में से इसे एक माना जाता है। महाभारत के लगभग 1,10,000 श्लोक हैं। महाभारत की रचना का श्रेय वेदव्यास जी को दिया जाता है। महाभारत चंद्रवंशियों के 2 परिवार
कौरव और पांडव के बीच हुए युद्ध का वृत्तांत है। 100 कौरव भाइयों और 5 पांडव भाइयों के बीच भूमि के लिए जो संघर्ष चला उसे अंततः महाभारत युद्ध सृजन हुआ। एक फ़ोटो लगाई गई है जिसके अंतर्गत आप लोगों को महाभारत के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। इसके प्रमाण में कुछ विशेषताएं या विशिष्टता का वर्णन कीजिए। उत्तर, हड़प्पा पूर्वोत्तर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का एक पुरातात्विक स्थान था। यह साहिवाल शहर से 20 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के अनेक अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए। सिंधु घाटी सभ्यता को इसी शहर के नाम के कारण हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना निम्नलिखित विशेषताएं थी जो निम्नानुसार हैं। पहला, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के नगरों में अपने अपने दुर्ग थे। जो नगर कुछ ऊंचाइयों में स्थित थे, जिसे अनुमान लगाया जाता है कि वहाँ पर उच्च वर्ग के लोग निवास करते थे। दूसरा, दुर्ग के निचले सामान्यतः ईंटों से निर्मित नगर होते थे जिनमें सामान्य लोग निवास करते थे। तीसरा बिंदु, हड़प्पा सभ्यता की एक ध्यान देने योग्य बात यह भी पाई गई कि इस सभ्यता में ग्रिड प्रणाली मौजूद थी, जिसके अंतर्गत सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। चौथा बिंदु, अन्न भंडारों का निर्माण हड़प्पा सभ्यता के नगरों की प्रमुख विशेषता थी। मतलब उस समय नगरों में अन्न भंडार की व्यवस्था की जाती थी। हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी प्रणाली बहुत ही प्रभावी थी। गंदे पानी को बाहर निकालने के लिए नालियों और नालों का निर्माण किया गया था। छठवां बिंदु, हर छोटे और बड़े घर के अंदर स्वयं का स्नानागार और आंगन हुआ करता था। इन सभी बातों से यह हमें ज्ञात होता है बच्चों कि हड़प्पा सभ्यता प्राचीन भारत की न कहकर विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं की नगरीय सभ्यता का दर्जा प्राप्त है। यह हमारे भारत के लिए सबसे ज़्यादा गौरव की बात भी है। ये एक पिक्चर दिख रहा होगा आप लोगों को, एक फ़ोटो दिख रहा होगा। यह हड़प्पा सभ्यता की खुदाई से प्राप्त अवशेष हैं, जिससे यह भी प्राप्त होता है कि पूरी व्यवस्था वैज्ञानिक ढंग से बनाई गई थी। मंडल के अंतिम प्रश्न यह हैं, उन साक्ष्यों पर चर्चा कीजिए जो यह दर्शाते हैं कि महाभारत काल में बंधुत्व और विवाह संबंधी नियमों का अनुसरण सर्वत्र नहीं किया जाता था। उत्तर है बच्चों, महाभारत काल में बंधुत्व और विवाह संबंधी तथा ऐसे कई सामाजिक बुराइयां थीं जिनका अनुसरण सर्वत्र नहीं किया जाता था। ऐसे कई नियम और सामाजिक बुराइयां निम्नानुसार हैं। पहला बिंदु, बहुपति प्रथा। बहुपति प्रथा में एक से अधिक पुरुषों से शादी की जाती थी। महाभारत काल में इसका सबसे अच्छा उदाहरण द्रौपदी को माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि द्रौपदी के 5 पति थे: युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। दूसरा बिंदु, सामाजिक बुराइयां भी बहुत सी थी महाभारत काल में। इस काल में समाज में कुछ बुराइयां भी व्याप्त थी, जिसमें जुआ खेलना, बहुविवाह, शत्रुओं से धोखा करना आदि इनमें प्रमुख थे। चौथा पॉइंट है बच्चों, राजा का जीवन। महाभारत काल के राजा शराब पीना, मद्यपान करना, जुआ खेलना आदि ऐसी बहुत सी बुराइयां थी जो वर्तमान में सर्वत्र पालन नहीं किया जाता या इनका अनुसरण नहीं किया जाता। चौथा और अंतिम बिंदु,
राजाओं में द्रुत क्रीड़ा का प्रचलन बहुत प्रचलित था कि उनमें बुराइयां आ गई थी। वे द्वैत क्रीड़ा खेलने के लिए ललायित रहा करते थे। कौरवों द्वारा छल कपट का प्रयोग कर नैतिक पतन को प्रदर्शित करता है। अब मैं द्वैत क्रीड़ा वर्तमान में प्रचलित नहीं होने के कारण से, बहुपति प्रथा प्रचलित नहीं होने के कारण से, इन दो पिक्चरों के माध्यम से हम यह समझ सकते हैं कि बहुपति प्रथा क्या होती है और द्वैत क्रीड़ा क्या होती है। पहले पिक्चर में आप लोगों को दिख रहा होगा कि बहुपति प्रथा, जिसमें द्रौपदी के साथ उनके 5 पति दिख रहे हैं। दूसरा फोटो में आप लोगों को द्वैत क्रीड़ा खेलते हुए चंद्रवंशियों में कौरवों और पांडवों के बीच द्वैत क्रीड़ा खेलते हुए दिखाया गया है। इस प्रकार से बच्चों, माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर के द्वारा दिए गए समस्त प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को दिए जा चुके हैं। आप लोग अपने शब्दों में या उपरोक्त में बताए गए प्रश्नों के उत्तर के आधार पर असाइनमेंट को बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। इतिश्री बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।